हेलो फ्रेंड्स, हाय आई एम डॉक्टर चिराग अरोड़ा बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था शोल्डर डिसलोकेशन, उसके साइंस, सिम्टम्स और डायग्नोसिस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे शोल्डर डिसलोकेशन जब प्रेजेंट करता है तो क्या ट्रीटमेंट करा जाता है, क्या रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल होता है और कैसे हम उस इंजरीज को आगे प्रिवेंट कर सकते हैं कि ना हो। जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया, शोल्डर डिसलोकेशन एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, मतलब आपके डॉक्टर ने आपको एग्जामिन किया, वो एग्जामिन करके आपको काफी हद तक बता सकते हैं कि शोल्डर डिसलोकेट हुआ है कि नहीं। एक्सरे पे हम वो कंफर्म करते हैं। शोल्डर डिसलोकेशन जब एक्यूट फेज में होता है तो आपके स्पोर्ट्स सर्जन शोल्डर को कुछ तरीकों से रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस मतलब अपनी सही जगह पे बिठाएंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन पे वो डिसाइड करेंगे कि शोल्डर कितना अनस्टेबल है। अगर उन्हें लगता है काफी अनस्टेबल है शोल्डर, रिड्यूस करने के बाद, तो आपको एक एमआरआई एडवाइस कर सकते हैं, जिसके बाद आगे ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड। एक चीज ध्यान रखिए, जब शोल्डर डिसलोकेशन होता है, जो पेशेंट्स यंग होते हैं, मतलब जितना यंगर पेशेंट हो उतने चांसेस ऑफ रिकरेंट डिसलोकेशन ज्यादा होते हैं। मतलब कोई पेशेंट में अगर शोल्डर डिसलोकेशन 35 पे फर्स्ट टाइम होता है, उसमें रिस्क कि ये वापस हो is 20%. On the other hand, जो पेशेंट less than 25 है, उनमें शोल्डर डिसलोकेशन होता है, उनमें रिकरेंट होने का रिस्क इज अराउंड 60%. जो जितनी यंगर एज ग्रुप है, जितना स्पोर्ट्स में एक्टिव इंडिविजुअल है, उतना शोल्डर डिसलोकेशन की रिकरेंसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, हमें बहुत बार पेशेंट आते हैं, कहते हैं सर मेरा नींद में शोल्डर निकलता है। जिन लोगों का शोल्डर नींद में निकलता है या थोड़ी भी मूवमेंट के साथ निकल रहा है, मतलब शोल्डर में बहुत एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है, लिगामेंट्स और कुशन को, उन केसेस में काफी हद तक सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। जब भी एक्यूट डिसलोकेशन होता है, जैसे हमने नी में बात करी थी, एक्यूट फेज में आप प्राइस थेरेपी यूज कर सकते हैं। प्राइस यानी प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। इन 5 फॉर्मेट में आप कोई भी एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरी को मैनेज कर सकते हैं एक्यूट फेज। जब हमारे पेशेंट्स आते हैं रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन के, हम उनसे कॉमनली पूछते हैं कि आपका कितनी बार डिसलोकेट हुआ है और किस पोजीशन में डिसलोकेट हुआ। जो पेशेंट्स ओवरहेड एथलीट्स होते हैं या जो थ्रोइंग पोजीशन में कॉमनली रहते हैं, उनमें कॉमनली एंटीरियर या शोल्डर डिसलोकेशन आगे की तरफ, पीछे की तरफ शोल्डर डिसलोकेशन जो होता है वो बहुत रेयर इवेंट होता है और उनमें कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं और प्राइमरली नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट इज द चॉइस इन अ पोस्टीरियर या बैक साइड शोल्डर डिसलोकेशन। दूसरी चीज, जब भी शोल्डर डिसलोकेशन बार बार हो रहा है, आप किसी भी पोजीशन में हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, शोल्डर का चांस है वो निकल जाए। बहुत बार शोल्डर पूरा नहीं निकल के पार्शियली आगे निकल, तो आपको डर लगता है कि शोल्डर निकल जाए। आपके सर्जन जब आपको एग्जामिन करेंगे, इंस्टेबिलिटी और एमआरआई के बेसिस पे आपको रिकमेंड करेंगे सर्जिकल या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन प्राइमरली फिजियो रहती है, कुछ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के साथ, जो कि मोस्ट केसेस में ट्रीटमेंट कर देती है। जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या जो लोग यंग होते हैं, लेस देन 25, या जो लोग में मेजर डैमेज होता है, जब इन्हें स्लीप डिसलोकेशन हो रहे हैं या हाथ ऊपर उठाने में बेसिक में मूवमेंट डिसलोकेशन हो रहे हैं, ये सब कैंडिडेट्स हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए। शोल्डर डिसलोकेशन के लिए जो सर्जरी होती है वो दूरबीन से करी जाने वाली या आर्थ्रोस्कोपिक शोल्डर सर्जरी होती है। इसका टेक्निकल नाम होता है आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ड्स रिपेयर। अब देखिए, जब भी शोल्डर डिसलोकेट होता है तो आगे का ये जो टिश्यू है ये डैमेज होता है। अब जब ये डैमेज है तो यहाँ पे ये बोन से उखड़ के यहाँ अंदर की तरफ पड़ा, तो हम लोग उसे सर्जिकली करेक्ट करते हैं, तो ये टिश्यू को उठा के वापस सही जगह पे कुछ एंकर्स के द्वारा फिक्स करते हैं। ओके, पोस्ट सर्जरी मोस्ट इंडिविजुअल्स अपने स्पोर्ट्स पे वापस आते हैं अराउंड 6 महीने के आसपास।